चाहिए। ये आरती बेटा पिन बंद करो अपनी। आरती 147 बेटा पिन बंद करो। सुप्रिया मैडम। यस यस। आपको मैडम रुचिका ज्वाइन कर लें तो बता देना जरा, ठीक है ना, को होस्ट बना देंगे उनको। जी सर, ऑफ कोर्स। गुड आफ्टरनून डॉक्टर महेंद्र सर, जुड़ गए सर आप? यस सर प्लीज। ओके सर, वेलकम सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर, नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत सर। थैंक यू प्लीज। और सब ठीक है? अब हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ। बस ये पार्टिसिपेंट जुड़ जाएं सर, फिर 2 बजे शुरू करते हैं। करेक्ट? कोई दिक्कत नहीं। राइट सर। हम अपनी ड्यूटी पे हैं। हाँ जी सर, थैंक यू। ओके प्लीज। सुप्रिया मैडम। जी सर, जी सर। एक बार सूचना भिजवाएं क्या बच्चों के पास क्लास में? हाँ सर, मैंने ग्रुप में भी मैसेज किया है।
मैं वही कर रही हूँ। हाँ जी, मैंने भेजा है अभी बच्चों को, मतलब उसमें भी व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजा हाँ है। जी, मैंने देखा है सर। यस सर, हाँ, हाँ। मैं क्लास के भी ग्रुप में कर रही हूँ सर, बच्चे कर रहे हैं। राइट, हाँ, जुड़ने लगे, अब आने लगे। हाँ, मैंने किया है मैसेज सर। ओके, थैंक्स। बच्चों म्यूट रखो सब अपने आप को। सर अदर कॉलेज से, हिसार कॉलेज से स्टूडेंट्स नहीं जुड़ रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। जयपाल सर। हाँ, डॉक्टर साहब ने बोला होगा। सर आपके कॉलेज के भी जुड़ रहे हैं सर? हाँ, बच्चों को बोला है जी, लेकिन थोड़ा सा डिस्टरबेंस चल रही थी वहाँ कॉलेज में। हाँ जी, कुछ जुड़ पाएंगे, देखते हैं बच्चे क्या रहता है। हाँ, कोई बात नहीं सर, जुड़ जाएंगे धीरे धीरे। जितने भी बच्चे जुड़ जाएं सर, उनको बेनिफिट ही होगा सर। यस प्लीज। हाँ, जो सेकंड ईयर में तो वैसे भी बच्चों के सिलेबस में है सर ये टॉपिक। हाँ जी। आज हमारे यहाँ वैक्सीनेशन चल रहा है उसका। अच्छा सर, राइट सर। कोरोना से रिलेटेड। हाँ, बच्चे बिजी होंगे। हाँ, वहाँ है थोड़ा सा। हाँ जी। हमारे यहाँ भी कॉलेज में सर एक्टिविटी चलती रहती हैं, मतलब रोज कुछ ना कुछ किसी ना किसी डिपार्टमेंट की। बच्चे बहुत किसी अच्छी संस्था के लिए यही पहचान होती है। हाँ जी। कि सारी चीजें साथ साथ चलती रहनी चाहिए। हाँ, आपका कॉलेज भी बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में से है सर, हिसार की। मैंने विजिट किया हुआ है सर आपके कॉलेज में। हमारे पूर्वज अच्छा काम कर गए, उसी का खा रहे हैं, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं सर, वो तो हमारा नैतिक दायित्व भी है। हाँ। विनीता बेटा म्यूट रखो। विनीता म्यूट योरसेल्फ। बेटा आपका म्यूट रहना सबका पार्टिसिपेंट का जरूरी है, ठीक है ना, तभी आप स्पीकर को अच्छे से सुन पाएंगे। गैलेक्सी M31 बेटा म्यूट करो।
सर टेक्निकली मैं ही संभाल रहा हूँ सर सारा, कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना सर। स्टूडेंट्स अनम्यूट मत करो बेटा, अपने आप को म्यूट रखो। अपनी वीडियो भी आपने ऑफ रख ली है, नहीं तो आपका डाटा भी ज्यादा खर्च होगा, सुन नहीं पाओगे पूरे अच्छे से। आवाज कम कर ला यार की बेटा म्यूट रखो। देखियो वेबिनार में आपको ठीक है ना म्यूट रखना है। जब आपको कोई सवाल पूछना हो आफ्टर द वेबिनार तभी आप अनम्यूट करें। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सुप्रिया मैडम। जी सर। हाँ 2 बजे शुरू करें, जी सर। है ना, पार्टिसिपेंट्स आते रहेंगे, है ना। शुरू में तो इंट्रोडक्शन ही चलनी है, बच्चे सुन पाएंगे फिर धीरे धीरे। यस सर। ओप्पो, अरे बच्चों बेटा म्यूट करो कनेक्ट करके अपने आप को। मैं भी देखती जा रही हूँ सर, जो स्टूडेंट्स का नहीं है मैं भी कर पा रही हूँ उन्हें यहाँ से म्यूट, होस्ट और को होस्ट। मैं हाँ भी लगातार कर मेरी ही रहा बराबर हूँ। नजर है उन पे। थोड़ा सा टेक्निकली बच्चों को भी नहीं पता होता ना, कई बार जुड़ते हैं, जी फर्स्ट सर। ईयर के भी जुड़े हैं, मगर सीखने से ही सीखता आदमी। रोहित रोहित बेटा म्यूट। तुम्हारी मीटिंग बड़ी ओए 15 बेटा म्यूट रखो, नहीं मुझे फिर निकालने पड़ेंगे। अननेसेसरी नहीं करते बेटा डिस्टर्ब। रोहित
अभी भी मैडम जुड़ रहे हैं बच्चे। शुरू करें मैडम? जी सर। हाँ जी, शुरू करते हैं। 2 बज गए, डॉक्टर साहब को भी टाइम से खत्म करना है। जी सर, हाँ डॉक्टर सुरुचि शर्मा मैम नहीं जुड़ी हैं अभी तक। हाँ, कोई बात नहीं, जुड़ जाएंगी। ओके सर। पूछ लेंगे डॉक्टर साहब से। जी सर। सर जुड़ हो जाएंगे, वो बात होगी थी उनसे। हाँ जी, कोई बात नहीं सर, अभी तो टाइम है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। वो मेरे एक कलीग और हैं, मेरे नाम से ही मेरे को पूछे वो भी जुड़ेंगे। अच्छा अच्छा, ओके। अरे बच्चों, बेटा म्यूट रखो सब अपने आप को। हाँ जी मैडम, शुरू करिए प्लीज। सभी को नमस्कार। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अग्रवाल महाविद्यालय बल्लभगढ़ के इतिहास विभाग और दयानंद महाविद्यालय हिसार के इतिहास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित आज के इस 1 दिवसीय वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज का हमारा विषय है 1857 के विद्रोह में दक्षिण हरियाणा की भूमिका। मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच पधारे हैं दयानंद महाविद्यालय हिसार के इतिहास विभाग से डॉक्टर महेंद्र सिंह सर, एसोसिएट प्रोफेसर हैं आप, विभागाध्यक्ष हैं इतिहास विभाग में। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और जैसा कि हमारी परंपरा है, समस्त शुभ कार्यों का आरंभ हम 7 सुरों से माँ सरस्वती की आराधना से करते हैं। मैं गुजारिश करूंगी, अनुरोध करूंगी डॉक्टर जयपाल सिंह सर से कि सर कृपया आज के कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हेतु सरस्वती वंदना चलाएं। थैंक यू मैडम। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहा। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। मैडम बुके के लिए बोलो। धन्यवाद सर। और अब मैं अनुरोध करूंगी अग्रवाल महाविद्यालय के इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष और एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर जयपाल सिंह सर से कि सर आप हमारे आज के मुख्य वक्ता को ऑनलाइन बुके भेंट प्रेजेंट करें। एक अभी कर रहा हूं, 1 मिनट, थोड़ा सा
बिल्कुल सर, ये टेक्निकल हाँ। चीजें हैं। हाँ हाँ हाँ। आया? नहीं सर, अभी नहीं आया। ओहो, अच्छा, मेरे यहाँ से तो डिस्प्ले हो रहा है। 1 मिनट। अभी सर तक नहीं पहुंचा है। नहीं पहुंचा है? हाँ जी सर, पहुंच गया सर, पहुंच गया। बहुत पहुंच बहुत गया? धन्यवाद सर। ओके ओके ओके। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद सर, और पुनः आपका हार्दिक स्वागत। सभी श्रोताओं से जो आज इस वेबिनार से जुड़े हैं, मैं चाहूंगी हमारे जो इस वेबिनार के संयोजक हैं डॉक्टर जयपाल सिंह सर से, आपसे सर मैं अनुरोध करूंगी कि दोनों महाविद्यालय जिनके संयुक्त तत्वाधान में ये वेबिनार आयोजित हो रहा है, इनका संक्षिप्त परिचय, और जो हमारे आज के मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह सर, इनका संक्षिप्त परिचय सर कृपया आप हम सबसे साझा करें। ओवर टू यू सर, डॉक्टर जयपाल सिंह सर। Thank you, Supriya ma'am. Respected Dr. Krishan Kanji, Principal Agarwal College, Ballabgarh, Dr. Vikramjit Singh Ji, Principal of Dhyanand College, Hisar. Both are patrons of this online history webinar. Invited speaker, Dr. Mahinder Singh Ji, Head Department of History, Dhyanand College, Hisar. Dr. Suruchi Sharma, Assistant Professor History, Dhyanand College, Hisar. My colleague, Dr. Supriya Dhanda, dear teacher participants and my dear students. A very warm good afternoon to all of you. I, Dr. Jaypal Singh, Head District History Department, welcome you all in this online webinar being organized by the History Department, Agarwal College, Ballabgarh, in collaboration with History Department, Dhyanand College, Hisar, on the theme, Role of South Haryana in the Revolt of 1857, 1857 की क्रांति में दक्षिण हरियाणा की भूमिका। I express my sincere thanks to the principal of both the colleges and Dr. Mahinder Singh Ji particularly for helping me in organizing this online webinar on the most important national event. Now I am putting before you a brief about Dhyanand College, Hisar. Dhyanand College, Hisar is a premier educational institution of quality and excellence and is 65 years old institution accredited as A-grade institution by NAC, Bengaluru in November 2016. The college is a multi-faculty, co-educational government-aided institution affiliated to Guru Jambheshwar University of Science and Technology, Hisar. Founded in the historical city of Hisar in 1950, the college was taken over by the DAV College Managing Committee, New Delhi in 1962. The college has taken every step to create healthy and academic environment in the campus. We hope that in the years ahead, Agarwal College and Dhyanand College, Hisar, both will continue to uphold the rich legacy of excellent college, not only in Haryana, but in entire India too. Regarding our college, affiliated to MD University, Rohtak, our college is one of the biggest college of Haryana, accredited A++ grade with CGPA 3.57 by NAC in 2019 and awarded the status of college with potential for excellence by UGC in 2016. It has an excellent record of exemplary achievements in the field of academics and cultural activity. The college was started in 1971 with a number of students from rural areas. Now the college has grown up into huge tree, disseminating knowledge to nearly 4,800 students of UG and PG with the aid of 120 faculty members. The college is imparting education in BA, BCom, BSc Non-Medical, BSc Computer Science, BSc Honors Physics, BSc Honors Math, BCom Honors, BCom with Computer Application, BBA, BBA Computer Aided Management, BCA, BVOC in Retail Management and BVOC in Software Development, MA, MSc in Math, MSc Physics, MSc Chemistry, MSc Computer Science, MCom, MA English, MA Hindi, and MA Economics. I express my sincere thanks to Dr. Mahinder Singh Ji for accepting our request to deliver a talk on a very significant and relevant topic to commemorate Azadi Ka Amrit Mahotsav being celebrated throughout the country on the eve of 75th anniversary of India's independence. आज का जो टॉपिक हमने रखा है 1857 की क्रांति में दक्षिण हरियाणा की भूमिका, सभी
स्टूडेंट पार्टिसिपेंट्स को पर्टिकुलरली मैं बताना चाहूंगा। बच्चों, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी स्थापना 1600 में हुई थी, इसने जो बेढंगी प्रशासन व्यवस्था या सामाजिक और धार्मिक जीवन में जो हस्तक्षेप और आर्थिक शोषण जो भारत में किया, उसके कारण हरियाणा की जनता में भी गहरा असंतोष उभरा था। कंपनी के दुर्व्यवहार से लोगों ने विद्रोह करने आरंभ कर दिए थे। 10 मई 1857 से लेके 20 सितंबर 1857 जब कंपनी ने दिल्ली पर पुनः अधिकार किया था, तब तक भारतीय हजारों अंग्रेजों का कत्ल भी कर चुके थे। उस विद्रोह में हरियाणा के रणबांकुरों ने भी बड़ी वीरता के साथ जौहर दिखाई थी, जिसके कारण अंग्रेजों को दिन में भी तारे नजर आने लगे थे। और बताना चाहूंगा कि क्रांति का श्री गणेश यद्यपि 10 मई 1857 को हुआ, मगर उससे 9 घंटे पहले हरियाणा में अंबाला स्थित भारतीय सैनिक विद्रोह का झंडा पहले ही बुलंद कर चुके थे। बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह, जज्जर के नवाब अब्दुल रहमान खान, हिसार के शहजादा मोहम्मद आजिम, फरूक नगर के नवाब अहमद अली, बहादुरगढ़ के नवाब ताजुद्दीन मोहम्मद, रेवाड़ी के राव तुलाराम, पटौदी के नवाब अकबर अली, रानिया के नवाब नूर मोहम्मद खान, इन सब ने क्रांति की आग को सुलगाने में सक्रिय भूमिका निभाई थी। और 16 मई 1857 को दिल्ली पर मुगल बहादुर शाह जफर का अधिकार भी करा दिया था। लेकिन अंत में 20 सितंबर 1857 को कुछ राजाओं, नवाबों और सरकार परस्तों के कारण अंग्रेजी सरकार क्रांति को विफल करने में सफल हो गई। लेकिन हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि ये क्रांति हमें इस बात के लिए जरूर स्पष्ट करती है कि हरियाणा के लोगों ने क्रांति की गुलामी को स्वीकार नहीं किया था और मौका मिलते ही उनमें स्वतंत्र होने की चेष्टा बरकरार रही, जैसा उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भी हरियाणा के अंदर दिखाया है। तो मैं समझता हूं कि आई एम श्योर दैट द टीचर पार्टिसिपेंट और स्टूडेंट जो आज इस ऑनलाइन वेबिनार में तरंग गोष्ठी में जुड़े हुए, दे विल immensely be benefited in this webinar and their knowledge will be enriched. तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आग्रह करूंगा अपने इनवाइटेड स्पीकर महेंद्र जी से कि वो अपने विचार आज की मुख्य शीर्षक पे रखें। डॉक्टर महेंद्र सिंह सर, वेलकम सर। परम श्रद्धेय प्राचार्य महोदय अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़, दयानंद कॉलेज हिसार के प्राचार्य डॉक्टर विक्रमजीत जी, मेरे सहयोगी बंधु अग्रवाल कॉलेज से डॉक्टर जयपाल सिंह जी, मैडम डांडा जी, डॉक्टर सुरुचि शर्मा जी, शिक्षक बंधुगण और प्यारे बच्चों, आज जिस ऐतिहासिक अवसर पर हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को चर्चा में लेकर आ रहे हैं, वह अपने आप में महत्वपूर्ण है। इससे पहले कि मैं विषय के बारे में बातचीत करूं, सर्वप्रथम मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़ का कि जिन्होंने इस तरह का परिप्रेक्ष्य बनाया, इस तरह की परिस्थितियाँ विकसित की कि हम लोग इस तरह से फिजिकल ना मिलके बल्कि ऑनलाइन मोड पर मिल पाएँ और राष्ट्र की विरासत के एक ऐतिहासिक पृष्ठ को आपस में साझा कर सकें। तो बहुत महत्वपूर्ण शैली है और निश्चित तौर पर दो हरियाणा के विशिष्ट कॉलेज आज यहाँ पर इस ऐतिहासिक परंपरा के साथ जुड़ रहे हैं। तो मैं जो मुझे आदेश हुआ है या जो आज का विषय वस्तु है उसके ऊपर अपनी बात जोड़ना चाहूँगा कि दक्षिण हरियाणा में 1857 की क्रांति। जब हम 1857 की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ी घटना के रूप में इसे समझते हैं और जब उसका हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में विचार करते हैं तो दिल्ली के चारों ओर का जो क्षेत्र है उसमें से हरियाणा आज 3 ओर है, लेकिन 1857 जिसकी हम बात कर रहे हैं उस समय दिल्ली इस क्षेत्र का एक जिला था और इस क्षेत्र की गतिविधियों के साथ इस क्षेत्र की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। इसको हम इस अंदाज से देखेंगे और उस कड़ी में चूँकि
हम जो आज़ादी का 75वां जो वर्ष है उसमें प्रवेश कर चुके हैं और 1857 को जब समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज अपनी बात को साउथ हरियाणा पर केंद्रित इसलिए कर रहे हैं ताकि विषय वस्तु विस्तृत ना हो और छोटे इस इलाके की भूमिका को हम अलग अंदाज से देख सकें। तो मैं अपनी बातचीत को यहाँ पर 4 अलग-अलग बिंदुओं में आप लोगों के साथ साझा करूँगा। पहला ये कि हम इस बारे में जानने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें कि 1857 हमारे लिए क्या मायने रखता है और उसकी महत्ता क्या है राष्ट्रीय और स्थानीय परिप्रेक्ष्य में। दूसरा, कुछ पहलू बहुत संक्षेप में मैं हरियाणा से संबंधित आप लोगों के साथ साझा करूँगा। फिर साउथ हरियाणा की बात करते हुए 2 विशेष तरह के पहलुओं पर ज़रूर चर्चा करूँगा। एक जो है राजा नाहर सिंह और उसके ट्रायल की बातचीत करूँगा क्योंकि बल्लभगढ़ से जुड़ी हुई बातचीत है। और दूसरा जो इसी पहलू को अभिव्यक्त करती है कि हमारे बुजुर्ग उस दौर में ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, सीमित सी उन लोगों की जो है अक्षर ज्ञान के बारे में समझ थी, लेकिन उन लोगों ने अपनी जो है समझ से, गीतों से, रागणियों से, चुटकुलों से जो है इस चीज़ को जिंदा रखा और इतनी अच्छी तरह से अभिव्यक्त किया जो अपने आप में बेजोड़ दिखता है, अभिव्यक्त होता है। तो 1857 जो है हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है कि इसने जो है अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार रोका। वो अंग्रेज जो एक व्यापारिक कंपनी के दृष्टिकोण से भारत में आए थे और स्थानीय स्थितियों का कमजोरियों का लाभ उठाकर उन्होंने अपनी व्यवस्था को संचालित किया। तो एक स्टेज ऐसी रही कि जहाँ भी उन लोगों का राज होता था वहाँ पर विरोध होता था, लेकिन वो विरोध बहुत छोटे स्तर पर और सामान्य स्तर पर था। और 1857 पहली बार काफी अधिक और व्यापक और उसको उस अंदाज से जब समझने का प्रयास करते हैं तो उसकी विशेष महत्ता हमें दिखाई देती है। तो 1857 को जब हम जानते हैं तो हमारे पास सोर्सेज जो हैं वो ब्रिटिश पीरियड से रिलेटेड हैं, कॉलोनियल अप्रोच को बताते हैं, अंग्रेज़ों का दृष्टिकोण बताते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जो है हमारा पुलिस रिकॉर्ड, आर्काइव्स रिकॉर्ड हमें इस बारे में क्लियर करता है। और इसके साथ साथ बहुत कुछ ऐसे पहलू हैं, मैं उनकी जो है बारीकियों में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये बात बताना चाहता हूँ कि जब 1857 के सरकारी डिक्लेरेशन की बात करते हैं तो सरकार मानती है कि 1857 में कुल जो मरने वाले लोग थे पूरे के पूरे भारत में, उनकी संख्या 1,82,000 थी। और मुझे यह कहते हुए, चर्चा करते हुए, क्योंकि मैंने 1857 पे काम किया है और काम करने के दौरान ये फाइंडिंग आई हैं कि उन 1,82,000 लोगों में से 24,500 लोग हमारे हरियाणा के थे। और उसी रिकॉर्ड में से यदि मैं लेके चलूँ 24,500 लोगों में से 8,500 लोग साउथ हरियाणा को रिप्रेजेंट करते हैं। साउथ हरियाणा की जो भूमिका है इस दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि मैं सारा रिकॉर्ड, गाँव की जनसंख्या के प्रभाव, थानों के रिकॉर्ड और पटवारी के रिकॉर्ड इत्यादि को देखूं तो ये मरने वालों की संख्या पूरे देश में 6 लाख बनती है। हरियाणा में ये लगभग 80,000 के आसपास बनती है और उसमें से साउथ हरियाणा तकरीबन 24,000 के आसपास जो है अपनी स्थिति को अभिव्यक्त करता है। तो जिस समय की हम बात कर रहे हैं 1857 की, उस समय जो आज का हरियाणा है उसके कुल 7 जिले थे, जिनमें से 5 जिले 1803 में और 2 जिले 1809 में अंग्रेजी राज का हिस्सा बने। जो 1809 में हिस्सा बने उन जिलों में अंबाला और थानेसर थे, और 1803 में जो अंग्रेजी राज का हिस्सा बने उनमें दिल्ली, गुड़गांव,
रोहतक, हिसार, ये जिले जो हैं हमारे मायने रखते हैं, और पानीपत, ये जिले जो हैं 1803 में अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा बने। तो उस कड़ी में जो साउथ हरियाणा है, जिसको हम यहाँ पर आज ले रहे हैं, उनमें से ज़्यादातर गुड़गांव जिले का हिस्सा था और कुछ हिस्सा दिल्ली जिले का भी था, जिसकी भूमिका हम इस रूप में देखते हैं। तो उस दौर का जो दक्षिणी हरियाणा है, जब उसको देखते हैं तो उसको हम दो हिस्सों में मोटे तौर पर बांटते हैं, एक मेवात का क्षेत्र और एक अहिरवाल का क्षेत्र। तो इस कड़ी में जैसा कि मेरे से पहले माननीय डॉक्टर जयपाल जी ने ये स्पष्ट किया कि मेरठ से पहले जो है ये घटनाक्रम अम्बाला में हो गया था, और जिस तरह से अम्बाला, थानेसर, पानीपत में ये घटनाक्रम हुआ, उसी दौरान ये साउथ हरियाणा में भी हमें दिखाई देता है। तो साउथ हरियाणा के साथ साथ जब हम मध्य और पश्चिम हरियाणा की बात करते हैं, वहाँ भी ये गतिविधियाँ थी। क्योंकि हमें अपनी बात को दक्षिण हरियाणा पर केंद्रित करना है, तो जो गुड़गांव जिला है उस दौर का, उसका जो मेवात क्षेत्र है और गुड़गांव क्षेत्र है, उस पे जब हम केंद्रित करें तो ये गतिविधियां सक्रिय तौर पर हमें 13 मई को दिखाई देती हैं। 13 मई को सबसे पहले यहाँ स्थानीय क्रांतिकारी शहर में इकट्ठे हुए गुड़गांव में, और डिप्टी कमिश्नर विलियम फोर्ड को ये शहर छोड़ने पर मजबूर किया, और क्रांतिकारियों के बीच में और अंग्रेजी सेना के बीच में विजवासन नामक जगह पर युद्ध हुआ, और उसमें अंग्रेजी सेना की हार हुई और खजाने को लूटा गया, और 7,84,000 रुपया इस जिले के कोषागार में था, वो क्रांतिकारी लूटने में कामयाब रहे। और उसके बाद ये जो पैसा है यहाँ के क्रांतिकारियों के द्वारा बहादुर शाह जफर को, दिल्ली के सम्राट को भेज दिया गया। तो इसके बाद जब हम इस इलाके की गतिविधियां देखते हैं, पर्टिकुलर जब हम मेवात की बात करते हैं इसके बाद, तो यहाँ पर जो प्रमुख लीडर रहे उनमें अल्फ खां, सदरुद्दीन, बदरुद्दीन, हसन अली मुख्य रहे, और जो क्रांति के केंद्र थे उन केंद्र में जो है मोटे तौर पर पिनंगवा शुरुआती केंद्र बना, जिसमें जयपुर से एडन जो है उसकी हार होती है, और इस इलाके में शुरुआती घटनाक्रम में 252 जो हैं अंग्रेज मारे जाते हैं। तो अंग्रेजों की सहायता के लिए अलवर का शासक जो है वो आता है, और अलवर के शासक को भी ज़्यादा सफलता नहीं मिलती है। तो लगातार 13 मई से लेकर और 15 सितंबर तक इस इलाके का घटनाक्रम बेहद महत्वपूर्ण रहता है, और इसकी महत्ता इसलिए और ज़्यादा बढ़ जाती है कि जब मई में ये घटनाक्रम हुआ था तो उस दौरान मानसून आई हुई थी, और मानसून में जो दिल्ली है उसमें यमुना नदी में बाढ़ आई हुई थी, और बाढ़ के कारण जो दिल्ली का पूर्वी क्षेत्र है, दिल्ली से जुड़ने वाले पूर्वी क्षेत्र से जो है लिंक टूट गया था। नदी के ऊपर एक लकड़ी का बना हुआ पुल था, ये बह गया था। एक तरह से दिल्ली पूरी तरह से हरियाणा क्षेत्र का एक जिला होते हुए इस पूरी की पूरी व्यवस्था के साथ आश्रित थी, और इसलिए जो पूरी की पूरी यदि हम घटनाक्रम देखते हैं 11 मई से लेकर और 20 सितंबर तक का, सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं दिल्ली में जितने समय तक भी ये लड़ाई रहती है, ये इसी इलाके के लोगों के द्वारा प्रोवाइड कराए गए। तो इस कड़ी में हम पाते हैं कि जब तक यहाँ पर लोग थे तो उसमें मुख्यतः जो मोर्चा है, 3 मोर्चे मुख्यतः रहे हैं साउथ हरियाणा को लेके। एक बादली का मोर्चा रहा है, इसके साथ साथ जो है बल्लभगढ़ का मोर्चा रहा है, और एक गुड़गांव का मोर्चा रहा है जो दिल्ली की एंट्री के आधार थे। तो उसमें जो बादली के मोर्चे पर महत्वपूर्ण लड़ाई है वो 27 जुलाई को होती है, और बल्लभगढ़ के मोर्चे पर जो है राजा नाहर सिंह के नेतृत्व में लड़ाई रहती है। जबकि गुड़गांव में ये लड़ाई लगातार 3 अलग अलग बिंदुओं पर केंद्रित रहती है, और दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय लोग लेते हैं। एक स्थितियां बदलती हैं, परिस्थितियों के
बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में जब 20 सितंबर को अंततः बहादुर शाह जफर का सरेंडर हो जाता है और 21 सितंबर को उसके बेटों और पोतों को गोली से उड़ाकर उसके समक्ष जो है कटे हुए सिर पेश किए जाते हैं, उसके बाद भी इस इलाके की जो स्थितियां हैं वो लगातार अंग्रेज विरोधी रहती हैं और अल्टीमेट इस इलाके में 2 अक्टूबर को सावर्स के नेतृत्व में लड़ाई का अभियान चलता है और इसमें जो सेनापति किलफोर्ड है उसकी डेथ हो जाती है। 2 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक वह इस इलाके में एंट्री नहीं कर पाया। अंततः 13 अक्टूबर को वह मेवात क्षेत्र में थोड़ा सा आगे बढ़ा और इस तारीख से यानी 13 अक्टूबर से लगातार हम 8 नवंबर तक देखते हैं अलग अलग जगह पर लड़ाइयाँ चलती हैं। इन लड़ाइयों में जो है प्रमुख केंद्र रहा है घासेड़ा, नूंग, ब्रोटा, रिवासन, पचनका, गेहपुरी, मालपुरी, चिल्ली, तावड़कोट, तावड़ू, सोहना, फिरोजपुर, उन्हाना, होटल और हथीन, ये सारे के सारे वो जगह हैं जहां पर अंग्रेजों को अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए लगातार लड़ाई लड़नी पड़ी। और यहाँ तक जो अंग्रेज अधिकारी है सावर्स, वो लड़ाई के दौरान जब लिखता है और अपने पत्राचार को आगे बढ़ाता है, वह यह तक कहने पे मजबूर हुआ कि मुझे कहीं न कहीं ऐसा महसूस हुआ कि मैं शत्रुओं की धरती पर हूँ, मैं बेबस था और इस बेबसी का जो रास्ता है जब मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया तो मैं जो भी एक सैनिक अधिकारी होने के नाते कर सकता था मैंने किया। और अंततः इस इलाके में पहली बार जो है मेवात के इलाके में जो स्थानीय लोगों की करारी हार है, जिसके चलते हुए किसी भी तरह का मुकाबला जो है दोनों सेनाओं के बीच में नहीं हो सकता था, वो हुआ है 19 नवंबर को रुपड़का में, और जहां पर 400 मेवाती जो हैं एक जगह लड़ते हुए मारे गए। और फिर जो मेवात के बीच में जो आखिरी लड़ाई है वो 27 नवंबर को पिनहुआ की लड़ाई होती है और इस लड़ाई में सदरुद्दीन और बदरुद्दीन दोनों जो हैं मारे जाते हैं और पूरी की पूरी जो व्यवस्था है वो अंग्रेजों के नियंत्रण में आ जाती है। तो यदि हम पूरे के पूरे रिपोर्ट की बातचीत करते हैं और पूरा व्यवस्था को देखते हैं तो मेवात जो है हमारे इस इलाके का, हरियाणा के इलाके का वो क्षेत्र था जहां सबसे अधिक त्याग और शहादत की जो ऊंची मीनारें हैं वो देखने को मिलती हैं इस घटना के दौरान। साउथ हरियाणा में ही एक और इलाका जो है इसके साथ जुड़ा था, वो है अहिरवाल का इलाका। अहिरवाल के शुरुआती तौर पर जब हम देखते हैं तो 4 जो राव हैं उनका नाम प्रमुख तौर पर उभर कर आता है, जिसमें एक राव किशन गोपाल का नाम लेते हैं, एक राव तुलाराम का लेते हैं, एक राव गोपाल देव, और इसके साथ साथ राव तुलसी की जो भूमिका है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इस इलाके में जो घटनाक्रम है वो 27 मई को प्रारंभ होता है और यहाँ पर 8364 रुपये जो है लूट मार के तौर पर लिए जाते हैं। इसके बाद लोग इकट्ठे होते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं और बहादुर शाह जफर को 40,000 रुपये लोग इकट्ठे होकर देते हैं। इस इलाके में गतिविधियों का जो केंद्र है वो रामपुर रहता है और रामपुर के किले की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी और व्यवस्था को संचालित करने की जो जिम्मेदारी है वो राव तुलसीराम की आती है। तो ये इलाका भी लगातार 17 मई से लेकर जो है अंग्रेजों के लिए सिरदर्दी बना रहा, लेकिन जब तक अंग्रेज 14 सितंबर तक दिल्ली में पूरी तरह से अपने आप को स्थापित नहीं कर पाए और 20 सितंबर को बहादुर शाह जफर के समर्पण के बाद उनको लगा तो उन लोगों ने इस व्यवस्था को अपनी तरह से मैनेज किया और फिर यहाँ पर जो अभियान है यहाँ के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का वो 6 अक्टूबर को प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहले 6 अक्टूबर को जो है सावर्स ने और मिल्डवे ने आक्रमण किया और वो किले के बारे में बताता है कि हमने ये सोचा था कि ये छोटा सा किला जो है मिट्टी का किला है और इसमें कोई विशेष महत्वपूर्ण जानकारी वाली चीज़ नहीं मिलेगी,
लेकिन इन लोगों के हथियार इतने अच्छे थे, इतने बेहतर थे, ये इतने अच्छी तरह से लड़ रहे थे, जिसकी हम सामान्यतः कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। और उसके बाद जो है, जैसे ही सावर्स और मिल्डवे वहाँ से निकलते हैं, तो राव तुलाराम फिर से इस किले के ऊपर कब्जा कर लेता है और फिर इस किले को अंततः अंग्रेज जो है 13 नवंबर को ध्वस्त करते हैं। और जितनी भी यहाँ पर तोप थी या और चीजें थी, वो सारी की सारी जो है अंग्रेज उनके ऊपर कब्जा कर लेते हैं। और फिर ऐतिहासिक जो युद्ध है, यदि पूरे के पूरे हरियाणा का जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है, वो हम 16 नवंबर को पाते हैं, जो नसीबपुर नामक जगह पर रहा। तो ये नारनौल के बिल्कुल समीपवर्ती क्षेत्र है जहाँ पर युद्ध हुआ। और इस युद्ध में मोहम्मद आजम जो हिसार के हैं और जज्जर के जो नवाब हैं अब्दुल समद, उनकी भूमिका, राव किशन गोपाल जो है इसके सेनापति रहे हमारी यानी क्रांतिकारियों की ओर से, राव गोपाल देव जो है उनके सहायक रहे और राव तुलाराम के द्वारा जो है इसको सपोर्ट किया गया। और लगातार जब हम इसकी बात करते हैं तो तकरीबन एक युद्ध के मैदान में 5400 के आसपास लोगों की डेथ जो है वो नसीबपुर में होती है। और उस कड़ी में जो है जो राव तुलाराम है यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। मोहम्मद आजम और शाहबाज बेग अंडरग्राउंड हो जाते हैं। राव गोपाल देव यहाँ से जो है निकल कर उदयसर में एक साधु के वेश में अपनी जिंदगी जीते हैं। राव तुलाराम इस लड़ाई को जो है जारी रखते हैं और वो कालपी पहुँचते हैं और लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे के साथ मिलकर ये लड़ाई का अभियान आगे चलता है। और 16 नवंबर के इस ऐतिहासिक युद्ध के बाद जो आहिरवाल का क्षेत्र है वो अंग्रेजों के नियंत्रण में आता है। तो ये एक मोटा सा आइडिया है, एक मोटी सी तस्वीर है जो स्पष्ट करता है कि दक्षिण हरियाणा का ये इलाका कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण था। यदि दक्षिण हरियाणा के इस परिप्रेक्ष्य की बात करते समय हम रियासतों की बात करें तो इस समय जो सारी की सारी रियासतें जिनके रियासतों के प्रमुखों को फांसी दी गई, वो सारी की सारी हमें दक्षिण हरियाणा में मिलती है। झज्जर की जो रियासत है उसके जो नवाब हैं अब्दुल समद खां, उनको फांसी इसी दौर में इसी घटनाक्रम के अनुरूप मिलती है और खासकर 23 दिसंबर को उनको फांसी दी जाती है। राजा नाहर सिंह का जो केस है वो हमें यहाँ पर दिखाई देता है और साथ में फरूखनगर के जो नवाब हैं उनको भी फांसी इसी दौर में दी जाती है। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें मैं हल्की सी जिन पे ज़्यादा स्ट्रेस करना चाहूँगा वही कि ऐतिहासिक संदर्भ में हम पाते हैं कि अंग्रेजी शासन काल में, खासकर यदि हम 1850 के बाद देखें और 1947 तक लगभग 100 साल की ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में लाल किले पर जो मुकदमे चले हैं, राजनीतिक मुकदमे और ऐतिहासिक मुकदमे, उनमें 7 मुकदमे महत्वपूर्ण हैं और उन 7 मुकदमों में से 4 मुकदमे ये 1857 से संबंधित हैं और वो हरियाणा के लोगों के हैं। एक मुकदमा बहादुर शाह जफर का जो है वो 5वां मुकदमा है। इसके अतिरिक्त बाबा राम सिंह का मुकदमा और आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा, ये मुकदमे ही लाल किले के अंदर लड़े गए हैं। तो यदि हम इस सारे परिप्रेक्ष्य में और इस इलाके की भूमिका को इस अंदाज से देखते हैं तो हमें स्पष्ट लगता है कि जो ये क्षेत्र है इसने जिस तरह के त्याग और बलिदान के घटनाक्रम को अभिव्यक्त किया वह अपने आप में बेजोड़ था। और इस बेजोड़ कहानी में बल्लभगढ़ के लोग इस बात को गर्व के रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि इनके परिवार से या इस क्षेत्र से एक विशेष व्यक्तित्व रहा जिसने बहुत बड़ी लीडिंग जो भूमिका है अदा की और उसको हम राजा नाहर सिंह के रूप में देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर आप लोगों को बल्लभगढ़ के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी होगी, लेकिन मैं बहुत ज़रूरी और सिलेक्टेड सी जो बातचीत है वो इस दिशा में अभिव्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि बल्लभगढ़ के ऐतिहासिक महत्व को जब हम दक्षिण हरियाणा के संदर्भ में भी नहीं समझ पाएंगे तो ये चीज़ें उस तरह से नहीं निकल पाएंगी। तो ये जो रियासत है, जैसा कि सभी
जानते हैं 1725 में जो है बल्लू तेवतिया के द्वारा, जो कि गोपाल सिंह जाट के वंशज थे, स्थापित की गई थी। शुरुआत में इसका नाम बलरामगढ़ जो है था, बाद में बदलकर बल्लभगढ़ के रूप में हो गया। जब 1776 का हम समय देखते हैं तो ये रियासत अपनी बुलंदियों पर थी और इस रियासत में 210 गांव थे और इसमें शासक बदलते रहे। क्रांति के समय जो यहाँ शासक था वो राजा नाहर सिंह 1829 में शासक बना था। उस समय उसकी उम्र केवल 8 साल थी। 1842 में उसे बाली घोषित किया गया और यदि हम 1842 से 1857 के बीच के समय की बात करते हैं, उसके अंग्रेजों से संबंध काफ़ी अच्छे थे और उसके अच्छे संबंधों की पुष्टि यहाँ पर हो जाती है जब उसके सम्मान में फोर्ट विलियम, यानी जो उस समय अंग्रेजों की राजधानी कलकत्ता थी, वहाँ से विशेष सम्मान पत्र जारी किया गया। तो यानी राजा नाहर सिंह के और अंग्रेजों के 1857 से पहले बहुत बेहतर संबंध थे और जब 1857 का घटनाक्रम प्रारंभ हो गया और दिल्ली की सत्ता पर बहादुर शाह जफर को एक छत्र नेता स्वीकार कर लिया गया, तो हम 11 मई से 24 मई के बीच का घटनाक्रम पाते हैं। उस घटनाक्रम में राजा नाहर सिंह जो है लगातार संपर्क बनाते हैं, जानकारी लेते हैं, पत्राचार करते हैं और इस बात को जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये घटनाक्रम किस रूप में चल रहा है। तो अल्टीमेट 24 तारीख को उनको ये क्लियर हो जाता है कि जो राज व्यवस्था है उसको उखाड़ने के लिए लोगों के अंदर हिम्मत और शक्ति आई है, तो वह पूरी तरह से जो है लोगों के साथ होते हुए अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। स्थिति के आंकलन करने के बाद जन सहयोगी के रूप में वह पब्लिक को साथ लेते हुए विद्रोही की भूमिका निभाते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम राजा नाहर सिंह, जो अंग्रेजों ने लकड़ी का पुल बह गया था उसको पुनः बनाया था, उसको तोड़ा और उसको तोड़ने के बाद जो अंग्रेजों को किसी भी तरह की रसद सहायता सामग्री जो यमुना नदी के पूर्व से आनी थी उसको रोक दिया और उसके बाद जो है फिर दिल्ली के लिए जितने भी साधन संसाधन थे वो सारे के सारे उपलब्ध कराए गए। केवल लाल किले से 21 मील दूरी पर ये जो है इनकी स्थितियां थी या इस जो है रियासत की लोकेशन थी उसको हम पाते हैं। तो फिर जब ये बात थोड़ा सा और आगे बढ़ी तो 23 सितंबर को पहला जो हमला अंग्रेजों के द्वारा किया गया वो बल्लभगढ़ के ऊपर किया गया, किसी रियासत को इस तरह से आंकते हुए और राजा नाहर सिंह को जो है बंदी बना लिया गया। इस दिन जब राजा नाहर सिंह के किले की दरबार की तलाशी ली गई तो वहाँ पर विशेष चौंकाने वाली बात जो गोपनीय रिपोर्ट में देखने को मिलती है कि यहाँ केवल और केवल बल्लभगढ़ की सेना के लोगों के रिकॉर्ड या वर्दियाँ नहीं थी, बल्कि यहाँ जो सबसे ज़्यादा एक्टिव छावनियाँ थी जिसमें बटालियन नंबर 3 और बटालियन नंबर 20 के सैनिकों की वर्दियाँ भी थी और मेव जो लोग हैं उनकी वर्दियाँ भी इस इलाके में थी। इसके अतिरिक्त 23 जो हैं पत्र जो ऐसे यहाँ पर मिले जिनको आधार बनाया गया कि राजा नाहर सिंह ने इस दौरान पत्राचार किया और दूसरे राजाओं से सहयोग लेने की कोशिश की और अलवर को और जयपुर के राजाओं को हराने में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। तो इस तरह से ये जो घटनाक्रम है सावर्स के 23 सितंबर के आक्रमण से भिन्न हो गया और 23 सितंबर को ही जब राजा नाहर सिंह ने विरोध किया सावर्स का तो उनको बंदी बना लिया गया। इसके बाद स्थानीय लोगों की लड़ाई जारी रही और इन दस्तावेजों के ऊपर छानबीन का कार्यक्रम चलता गया। तो 1 नवंबर 1857 को सीबी सैंडर्स के द्वारा जो है रिपोर्ट तैयार किया गया और फिर सावर्स का एक और आक्रमण बल्लभगढ़ के ऊपर हुआ और जब बल्लभगढ़ के ऊपर ये आक्रमण हुआ तो उसके बाद जो औपचारिक मुकदमे की कार्रवाई करने की बातचीत रही। तो इस सारे परिप्रेक्ष्य में जो है लाल किले में इस समय जज्जर के नवाब का मुकदमा चल रहा था और वो मुकदमा 17 दिसंबर को पूरा हो गया था
और 17 दिसंबर को मुकदमे की कार्रवाई के बाद 23 दिसंबर को उसे फांसी दी गई और 17 तारीख को ही जो है ये मुकदमा नाहर सिंह का मुकदमा इसी कोर्ट को दे दिया, जिसके मुखिया जो है वो चैम्बरलेन थे और इसका जो आरोप पत्र है सीबी सैंडर्स ने तैयार किया था और राजा नाहर सिंह को के द्वारा जो वकील किए गए वो आरएम कोहनी थे। और उसके बाद 19 दिसंबर को जो आरोप पत्र है राजा नाहर सिंह के ऊपर लगाया गया, उनके ऊपर 4 प्रमुख आरोप लगाए गए, जिनमें उन्हें विद्रोही बताया गया, विरोधी बताया गया कि जितने भी सरकार के विरोधी लोग हैं उनको शरण दी गई है और अंग्रेजों को शरण देने से मना किया गया है। अंग्रेज जब यहाँ से दिल्ली से भाग रहे थे, शरण लेने का प्रयास कर रहे थे, तो राजा नाहर सिंह ने उनको बचाने का कोई प्रयास नहीं किया और जो राजा नाहर सिंह और अंग्रेजों के संबंध थे वो जो है उसने कहीं न कहीं उनको नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। इसके बाद जो है उसके ऊपर दूसरा आरोप लगाया गया कि वो देशद्रोही है और उसने देश की शांति व्यवस्था और शासन व्यवस्था उसको चोट पहुंचाई है और अंग्रेजी जो राज है उसको मिटाने के लिए वो जो कुछ भी कर सकते थे उसने ऐसा किया है। फिर उसने उस तीसरा आरोप ये लगा कि राजा नाहर सिंह ने अपनी सैन्य शक्ति का दुरुपयोग किया है। वो सैन्य शक्ति जो उसने विकसित की थी उसका प्रयोग उसने अंग्रेजी सेना के खिलाफ किया है और अंग्रेजी सेना के खिलाफ प्रयोग करते हुए उसने कहीं भी जो मूल्य हैं, सिद्धांत हैं, उनको किसी भी तरह से जो है अंग्रेजों के पक्ष वाला नहीं रखा है। और आखिरी जो आरोप उन पे लगाया गया कि 1805 में जो बल्लभगढ़ के राजाओं के बीच में और अंग्रेजों के बीच में संधि हुई थी एक दूसरे का सहयोग करने का और रियासत की स्थापना के दायरे विकसित करने का, वो उसने गलत किया है। तो ये 4 प्रमुख आरोप लगाए गए और इस कड़ी में जो गवाह हैं वो पेश किए गए। कुल मिलाकर 23 गवाह अंग्रेज बने, जिनमें मैटकाफ एक था, गुड़गांव का डिप्टी कमिश्नर जो है विलियम फोर्ड एक था, सावर्स था, हडसन था और इस तरह के जो मिल्डवे ये लोग गवाह के रूप में हुए। कुल 20 भारतीयों को भी गवाह के रूप में प्रस्तुत किया गया। ये सारे के सारे वो लोग थे जो अंग्रेज समर्थक थे, उनके पेंशनर थे या फिर अंग्रेजों के साथ मिलकर इस शासन व्यवस्था को संचालित करने का प्रयास कर रहे थे। और इसमें बीच में केवल और केवल हडसन एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने कहीं राजा नाहर सिंह के बारे में इस तरह का करने का या कहने का प्रयास किया कि राजा नाहर सिंह को पनिशमेंट देते समय ये जरूर देखा जाए कि 1842 से 1857 के बीच में उनके संबंध कैसे थे और मूल्यांकन इस दृष्टिकोण से देखा जाए। तो इस सारे परिप्रेक्ष्य में चैम्बरलेन की अध्यक्षता में जो सैनिक अदालत बनी थी, उस सैनिक अदालत ने 2 जनवरी 1858 को जो है फैसला दिया और उस पर ये सारे के सारे जो आरोप हैं वो प्रमाणित किए गए और इसी फैसले के अनुरूप जो है 9 जनवरी 1858 को दिल्ली के चांदनी चौक में उन्हें फांसी दी गई। तो फांसी के संदर्भ में जो है बहुत कुछ विस्तार से मिलता है 2 जगह पर। एक चांद पत्रिका है, उसका फांसी अंक जो 1928 में पब्लिश हुआ, उसने मूल सोर्सेज पर आधारित जो है इस घटनाक्रम को अभिव्यक्त किया है। और दूसरा जो घटनाक्रम या दूसरा जो जानकारी का स्रोत है वो है जो मुकदमे की कॉन्फिडेंशियल फाइल है जो इस बारे में डिटेल में जानकारी देती है। तो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट तो सिर्फ इस बात की पुष्टि करती है कि दिल्ली के चांदनी चौक में इस तरह से घटनाक्रम हुआ और ये सारा कुछ हुआ, लेकिन जो चांद पत्रिका का फांसी अंक है वो बताता है कि राजा नाहर सिंह को किस तरह से बैलगाड़ी में जो है एक बंदी के रूप में लाया गया। उसके दोनों हाथ बंधे थे, पाँव में बेड़ियां थी और उसको
प्रस्तुत किया गया। और जब उस स्थिति में, क्योंकि बोलने की कोई परिस्थितियां नहीं थी, तो बहुत से अंग्रेज तमाशबीन के रूप में चारों साइड खड़े थे और स्थानीय लोगों को भी मजबूर किया गया कि वो उस दृश्य को देखें। और लिए गए निर्णय के अनुरूप जब फांसी दी गई, तो उसके बाद उनके जो शरीर है उनको जो है बैलगाड़ी में वो लाद कर ले गए। और उसके बाद ये जानकारी पत्रिका स्पष्ट करती है कि उनके शरीर के जो टुकड़े हैं वो किए गए और उनको जो है नाले में प्रवाहित किया गया। जबकि कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट केवल ये कहती है कि उनका विधिवत अंतिम संस्कार किया गया। तो इसके बाद जो है उनका परिवार, उसको बेदखल किया गया, उनकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी छीनी गई। कहने के लिए नामात्र जो है उनको सुविधाएं दी गई, पेंशन दी गई, लेकिन वास्तव में जो एक रियासत बनी थी उस रियासत को जब्त कर लिया गया। तो इस तरह से हम उस राष्ट्र के नायक की बात करते हैं जिनका जन्मदिन भी 9 जनवरी था और शहादत भी 9 जनवरी को हुई। और बल्लभगढ़ के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के लिए ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बात थी। अब इस बात को, जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, उसको जब मैं देखता हूँ, उसको उस अंदाज से देखता हूँ, तो एक नई चीज आप लोगों के साथ जो साझा कर रहा हूँ ये कि सामान्यतः हम लिखित जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी बात करते हैं। ये सारे के सारे वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो अंग्रेजों के द्वारा तैयार किए गए हैं या अंग्रेजों ने अपनी मर्जी से इनको तैयार करवाया है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे स्थानीय उस दौर के बुजुर्ग थे, उन्होंने इस चीज़ को जिंदा रखने के लिए, इस चीज़ को जो है लोगों तक ले जाने के लिए, लोगों में इस तरह की भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए जो रास्ता अपनाया, वो रास्ता जो है आज भी अलग अलग अंदाज से देखा जा सकता है, और वो है लोक गीतों का, रागणियों का। और जब मैं इस दिशा में काम कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, मुझे हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित 27 ऐसे गीत मिले जो 1857 में जो है लोगों के द्वारा प्रयोग किए गए और 1857 की उस घटना को विशेष तौर पर बताते हैं। तो उन सारे गीतों में से कुछ लाइनें मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। वो जो साउथ हरियाणा से संबंधित हैं, या फिर वो बातें जो हरियाणा के विभिन्न परिप्रेक्ष्य को अभिव्यक्त करती हैं, और वो उन बुजुर्गों के द्वारा किया गया त्याग और बलिदान और उनके भावों की अभिव्यक्ति करती है। तो यदि मैं शुरुआती तौर पर ये बात आप लोगों के साथ साझा करूं कि वो लोग कैसे समझते थे और 1857 को उन्होंने किस अंदाज से देखा, तो वो लोग बहुत बेहतरी से ये जानते थे कि अंग्रेजी राज का मतलब क्या है। हाँ, मेरे लिए थोड़ा सा ये असहज जरूर है कि जिस अंदाज में उन लोगों ने वो रागणियाँ गाई होंगी और जिस तरह से लोगों में जोश भरा होगा, मैं आपको उस अंदाज से अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उनके भाव जरूर आप लोगों के साथ साझा करने में कामयाब हो रहा हूँ। जैसे रागणी के बोल हैं जो बताते हैं कि किस तरह की, पहले मैं जो सामान्यतः हरियाणा में 2 रागणियाँ अलग अलग जो इस बारे में बताती हैं, उनकी 4 लाइनें आप लोगों के साथ जोड़ रहा हूँ। हमारे बुजुर्ग कैसे इस ज्ञान को, इस समझ को और इस दायरे को हमारे तक व्यक्त करते हैं, ये पहला महत्वपूर्ण पहलू है। देश गुलाम फिरंगी राजा घूंट खून का पीना हो, देश गुलाम फिरंगी राजा घूंट खून का पीना हो, अपने घर में हुक्म विदेशी के बंदे का जीना हो, अपने घर में हुक्म विदेशी के बंदे का जीना हो, कित प्रजा ने पार करावें, कित प्रजा ने पार करावें, जब राजा निरा कमीना हो, लूट लिया धनमाल लेगे खोद के पताल, देखो बना दिए कंगाल जणु हारा खेल जुआरी। ये कितने क्लियर शब्दों में जो गायक है वो अपनी बात कह रहा है और इसको स्पष्ट कर रहा है कि व्यापारी गोरे राजा बनके जुल्मी घणे क्रूर हो गए, व्यापारी गोरे राजा बनके जुल्मी घणे क्रूर हो गए, बात बात पे टैक्स लाए हम बेघर बेकसूर हो गए, बात बात पे टैक्स लाए हम बेघर बेकसूर हो गए, इज्जत हमारी तारन लागे
राज नशे में चूर हो गए, न्यू वीर सुरमा तंग आके न लड़ने न मजबूर हो गए, उठी 100 मन की झाल, उठी 100 मन की झाल। और लाइन पे ध्यान दीजिएगा, यू आजादी का सवाल, यानी उन लोगों को आजादी का जो मोर्चा है वो इसमें दिखाई देता था। न्यू वीर शर्मा तंग आकर न लड़न न मजबूर हो गए, उठी 100 मन की भाल झाल, यू आजादी का सवाल, कर दी पेश मिसाल, छेड़ दी जंग देश में न्यारी। यानी अपने आप में जो गायक है उसने बहुत अलग अंदाज से रागनी को हमारे सामने अभिव्यक्त किया। और फिर इस रागनी को यदि मैं साउथ हरियाणा से रिलेटेड आप लोगों के साथ कुछ लाइनें और साझा करूं, क्योंकि वो चीज़ें कई बार उन चीज़ों को ज़्यादा स्पष्ट करती हैं जो किताबों में लिखी नहीं होती, लेकिन भाव अपने आप में स्पष्ट करता है। मई महीना सन 57 जंग की तैयारी हो रही थी, मई महीना सन 57 जंग की तैयारी हो रही थी, 10 तारीख ने सेना भागी हिंद की तैयारी हो रही थी, अम्बाड़ा और मेरठ के में मारा मारी हो रही थी, मेरठ से था कूच किया वह दिल्ली सेना आई देखी, कृष्ण गोपाल कमांडर थे वो, लाल किले पे छाई देखी, 11 तारीख याद करो वह गोरी सेना ढाई देखी। यानी बिल्कुल जो गायक है सीधे सीधे शब्दों में अपनी बात को क्लियर कर रहा है। इस बारे में जो मेवाती गीत हैं वो भी मिलते हैं, 4-5 मेवाती गीत मिले हैं, उनमें से जो लाइनें ला रहा हूँ कि उठ हुओ धमाको मेरठ में दियो फिरंगी मार, वो धमाको मेरठ में जब दियो फिरंगी मार, गोरा मारा घेर घेर छीन लियो हथियार, फिरंगी फौज पलट गया जोधा खींच ली तलवार, जोधा बढ़ा पहुंच गया दिल्ली खूब हुए सम्मान, हरो सुनहरो झंडो फहरो बड़ा शाह का मान, हल्लो मच गयो दिल्ली में, हल्लो मच गयो लंदन में जब दिया फिरंगी मार। यानी जो गायक है वो उस अंदाज से कह रहा है। फिर इस बात को कैसे हुआ या कैसे किया, उस बात को फिर गायक अपने अंदाज से कह रहा है। देसी सैनिक टूट पड़े, देसी सैनिक टूट पड़े जो मूसिया पर जपटा बाज, देसी सैनिक टूट पड़े जो मूसिया पर जपटा बाज, 12 तारीख याद करो दिल्ली के में बदला राज। यानी 11 तारीख को ये लोग दिल्ली पहुंचे और औपचारिक ताजपोशी 12 तारीख को हुई बहादुर शाह जफर की। ये कह रहा है कि 12 तारीख याद करो दिल्ली के में बदला राज, बहादुर शाह बने हिंद के नेता, शीश ऊपर चढ़ा ताज, गांव गांव और शहर शहर में हो गई थी फौज खड़ी, सरफ खाब की फौज जहाँ गए, सरफ खाब की फौज थी वह शत्रु श्यामी खूब लड़ी, हिंद के इतिहास में आई थी वह स्वर्ण घड़ी। तो अपने हिसाब से जो हमारे गायक हैं वो आप जो है इसको अपने अपने दृष्टिकोण से क्लियर करते हैं। जो दक्षिण हरियाणा के बारे में व्यक्तियों के संदर्भ में जो कुछ प्रसंग हैं वो आपके सामने ला रहा हूँ कि जैसे कृष्ण गोपाल के बारे में या राव तुलाराम के बारे में, कि राव तुलाराम के भाई कृष्ण गोपाल महान हुए, युद्ध विद्या में सर्वोत्तम थे वो हरियाणा के मान हुए, रामलाल थे मित्र उनके योद्धा एक समान हुए, नसीबपुर में खेत रहे वो भारत पे कुर्बान हुए, बहादुरगढ़ के शासक जंग का लड़े उठाकर ढाल सुनो। तो अलग अलग जो लोग हैं वो कैसे हुई। या फिर तुलाराम का छोटा भाई राव कृष्ण गोपाल था, जब हुई बगावत देश में वो मेरठ का कोतवाल था, लाल किले पे सबसे पहला पहुंचा हिंद का वो लाल था, नसीबपुर में शहीद हुआ जंग का हुआ कमाल था। फिर स्थानीय जो है अहिरवाल का जो व्यक्ति है वो स्थानीय लोगों को कैसे कह रहा है, युद्ध में भाग लेने की भूमिका को किस तरह से अभिव्यक्त कर रहा है। कहता किशन गोपाल राव घर दल सुनाई, चलो ढोसी नान ने सोमती है आई, यू ढोसी का नान है कत्ल कड़ाई, जिसने प्यारा घर लागे वो अपना जाई, मर्दा खातर जंग बना ना लड़ा लुगाई, खप जाओगे रण खेत में अचरज नहीं, करो चढ़ाई जग जननी बार बार जन्मेगी नाही। यानी ये लोग जो हैं लोगों में इस तरह से उत्साह भरते हैं। राव तुलाराम के बारे में रागनी की लाइनें कहती हैं, अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन राव रिवाड़ी वाला था, अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन राव रिवाड़ी वाला था, तुलाराम था नाम जिसका योद्धा अजब निराला था, गोरिया की मदद में आए जींद नाबा पटियाला था, हाथ दिखाए राव साहब ने फिर भी ना हारा पाला था, अफगानिस्तान में प्राण त्याग दिए बिना दवाई बिना पानी। तो लोग जो हैं अपने अपने ढंग से इन चीज़ों को अभिव्यक्त करते हैं।
मेरे पास जो है रागणियों की लाइनों की जो है कहीं भी कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मैं इनमें से केवल सेलेक्टेड सी आपको 2-3-4 लाइनें और चर्चित करके अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। अहीरों के जस रस गावे कुल्लू भात हाथ जोड़, अहीरों के रस जस गावे कुल्लू भाट हाथ जोड़, नाम है गांव बउआ बसता दक्षिण की ओर, माता का जहां मेला भरता दाम किसे गिरवी ओर। वो आगे एक्सप्लेन करता है कि 4 महीने 4 दिनों तक डटी आज़ादी प्यारी, यानी 11 मई से लेकर 14 सितंबर तक हमारी आज़ादी रही, उसको वो गायक एक्सप्लेन कर रहा है। 4 महीने 4 दिनों तक डटी आज़ादी प्यारी, इस आज़ादी की भाई हमने कीमत दी बड़ी भारी, 26,000 मरे दिल्ली के में बच्चे नर और नारी, 5,000 गए नसीबपुर में सेना खपगी सारी। तो जो गायक हैं वो अपने अपने हिसाब से इन चीज़ों को जो है एक्सप्लेन करता है। मेवाती गीत जो है फिर थोड़ा सा टच कर रहा है। दिल्ली सु गुड़गांवा पहुंचा, दिल्ली सु गुड़गांवा पहुंचा, उठ मेवाती मीर, नो पिनंगवा सोहना घेरा झिरको करे अधीर, छोड़ मुठिया हल्की इसने थाम ली तलवार, रुपड़ का घसोड़ा में जब वीर हुआ बेला, तोप चली अंग्रेज की ये फिर भी ना हिला, लड़ते लड़ते मिली शहादत गेरा ना हथियार। तो ये सारी की सारी चीजें। और अब एक लाइन और आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। जब घटनाक्रम इस तरह से बदला और परिस्थितियां इस तरह की रही और अंततः जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे वो बुजुर्ग कामयाब नहीं हुए और शहादत जो त्याग उन लोगों ने दिया वो अपने आप में बेमिसाल था। तो फिर एक और गायक उस स्थिति को एक्सप्लेन करता है अपने ढंग से, जो कि मेवाती लहजे से वो क्लियर करता है। यानी हारने के बाद जो स्थितियां हैं उनको गायक कैसे बता रहा है कि रोए मत तू प्यारी दिल्ली, रोए मत तू प्यारी दिल्ली, ऐसी हालत देख। यानी जब हार हो गई और उसको लगा कि ये सब कुछ गड़बड़ हो गया, तो रोए मत तू प्यारी दिल्ली, ऐसी हालत देश, देश गयो है दिल है जिंदो, देश गयो है दिल है जिंदो, और हैं वीर अनेक, फिर आवांगा प्यारी दिल्ली, फिर आवांगा प्यारे दिल्ली, मिटे फिरंगी खोज। यानी उसके बाद भी, यानी हारने के बाद भी, ऐसी स्थितियों के बाद भी जब उसका जो गणित है वो पक्ष में नहीं रहा, वो इस बात के प्रति आश्वस्त है कि वो किस तरह से ये सारा कुछ करेगा। तो 1857 को जब हम इस लहजे से देखते हैं और हरियाणा के संदर्भ में देखते हैं या फिर उसका साउथ हरियाणा का परिप्रेक्ष्य देखते हैं, तो एक बात हमें स्पष्ट करता है कि हम 1857 को उस लहजे से ना तो समझ पाए हैं, ना हम जानकारी के उन सोर्सेज तक उतनी बारीकी से जा पाए हैं जिस तरह की ज़रूरत है। जब हम अपने इन विद्यार्थियों को इस तरह की जानकारी इस अंदाज से दे ही नहीं पाएंगे या इस तरह से जोड़ नहीं पाएंगे, तो निश्चित तौर पर उनको इस बारे में जो जानकारी है वो सीमित स्तर की होगी और सीमित स्तर पर ये बातें इस अंदाज में देखी जाएंगी। तो 1857 हमारे लिए सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि आज़ादी की लड़ाई में जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने जिस तरह की शहादत दी उसकी अभिव्यक्ति का एक बेमिसाल नमूना है। और उस कड़ी में जो 1857 और उसमें साउथ हरियाणा है उसकी सक्रियता देखते हैं, दिल्ली के करीब होने के कारण ये और ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी दिल्ली की जितनी भी लड़ाई है उस लड़ाई का जो 50% क्रेडिट है वो साउथ हरियाणा के पक्ष में जाता है। और आज तक हम उस रिसर्च को उस लेवल तक नहीं ला पाए कि हम दिल्ली में हरियाणा की और साउथ हरियाणा की जो भूमिका है उस अंदाज से देख पाएँ। तो इस आशा और उम्मीद के साथ, इस भाव के साथ, इस विचार और दर्शन के साथ कि हम जहाँ हरियाणा में जो 1857 है उसको तलाशने का प्रयास कर रहे हैं, वहाँ रीजन में ध्यान में रखते हुए जो साउथ हरियाणा है उसका चाहे अहिरवाल क्षेत्र हो, चाहे मेवात क्षेत्र हो, या फिर हम उसको गुड़गांवा को केंद्र मानते हुए जब समझने का प्रयास करते हैं, तो अभी बहुत से शहीद ऐसे मिल जाएंगे जिनको हम अभी भी जो है अनछुए पृष्ठों में ढूंढ नहीं पाए हैं या वहाँ तक नहीं पहुँचे। ये बहुत अजीब
पहलू रहता है कि इतिहास को लिखने वाले लोग, इतिहास को रचने वाले लोग और इतिहास के पढ़ने वाले लोग, उनके बीच में बहुत सा अंतर रहता है और बहुत बार इतिहास को गढ़ने वाले लोग इतिहास के पन्नों तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो उसी कड़ी में आज ये प्रयास था कि हम साउथ हरियाणा को अलग अंदाज से देखें और 1857 और स्वतंत्रता संग्राम में जो भूमिका है उसको समझने का प्रयास करें। तो इस कड़ी में मेरा यही एक हल्का सा संवाद का प्रयास इस बिंदु पर केंद्रित रहा कि मैं जहां हरियाणा के अलग-अलग इलाकों की बात करूं, तो आज क्योंकि साउथ हरियाणा के साथ दयानंद कॉलेज का ये कंबाइन कार्यक्रम है, तो उसको रखते हुए आप लोगों के साथ बातचीत करूं और बल्लभगढ़ की जो विशेष मैंने इसलिए आप लोगों के साथ साझा की क्योंकि आप उस मिट्टी से बने हैं, उस मिट्टी से जुड़े हैं और गर्व करने की क्षमता रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर महेंद्र सिंह सर। बहुत ही सधे हुए शब्दों में ज्ञानवर्धक और सटीक जो हमारा विषय था उससे जुड़ा हुआ आपने हमें ज्ञान हमारे विद्यार्थियों से साझा किया। हार्दिक आभार। और बहुत विस्तार से आपने बताया कि तीनों मोर्चों पे जिस प्रकार से बताया कि बादली मोर्चा और बल्लभगढ़ मोर्चा और गुड़गांव का जो मोर्चा था उस पे क्रांति किस प्रकार से फैली और ये बढ़ती चली जाती है। और बहुत सुंदर रागनियों और जो मेवाती गीत की जो पंक्तियां हैं उनसे जन समाज से जोड़ते हुए आपने बहुत तथ्य परख ज्ञान हमारे विद्यार्थियों से साझा किया। बहुत बहुत आभार आपका। और मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर जयपाल सिंह सर से कि हमारे जो आज के मुख्य वक्ता हैं उनका एक संक्षिप्त परिचय भी सर आप हमारे विद्यार्थियों से साझा करें। थोड़ी व्यस्तता थी, वो बीच में रह गया था सर, क्योंकि जयपाल सर जो हैं बहुत, मैं बताना चाहूंगी कि मुझे बड़ा सहयोग मिला है, चाहे ब्राउचर तैयार करने से लेके टेक्निकल है, हर मोर्चे पे सर ने सहयोग किया है और सर ने ही कमान संभाल रखी है। तो किसी कारणवश वो रह गया था, तो सर मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर जयपाल सिंह सर आपसे कि एक बार आप प्लीज सर का संक्षिप्त परिचय हमारे विद्यार्थियों से साझा मैडम, हम करें। सबका एक ही परिचय है कि हम टीचर हैं और सहयोगी हैं आपस में और शायद इसके अतिरिक्त और कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट नहीं रहती। मेरे हिसाब थोड़ा से सामान्य संक्षिप्त सा बात है, परिचय। उसको आपने सामान्य ही लेना चाहिए क्योंकि हम सभी कलीग हैं और सभी मिल के एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, थैंक्स अ लॉट। धन्यवाद सर। डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति हमें दी और विस्तार पूर्वक, पर्टिकुलरली दक्षिण हरियाणा का जो कंट्रीब्यूशन है 1857 की क्रांति पे, उस पे फोकस किया और रागनियों के माध्यम से जो ज्वाला सुलगाई गई हरियाणा वासियों में, उस पर फोकस किया। मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर सुरुचि शर्मा जी का भी, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएन कॉलेज हिसार, वो भी हमारे साथ लाइन में जुड़ चुकी हैं। स्वागत मैडम आपका भी। धन्यवाद सर, हाँ धन्यवाद। जी। और उनका ब्रीफ एक बार वो भी अपनी प्रस्तुति देंगे, मगर उससे पहले डॉक्टर महेंद्र सिंह जी जो आज हमारे मुख्य कीनोट स्पीकर रहे, उनके बारे में बताना चाहूंगा कि डॉक्टर महेंद्र सिंह जी एसोसिएट प्रोफेसर हैं, विभागाध्यक्ष हैं दयानंद कॉलेज हिसार में, और इसके अलावा उन्होंने एक्स चेयरमैन और फाउंडर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री जो चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है सिरसा में, उसको भी संभाला है। तो इनकी मेट्रिकुलेशन जो है गवर्नमेंट हाई स्कूल ककौट जो डिस्ट्रिक्ट कैथल है वहां से, वो उनका नेटिव विलेज भी है। 12वीं और बीए की परीक्षा उन्होंने डीएवी कॉलेज पुंडरी से कैथल से ही पास की है, और उसके बाद उन्होंने एमए, एमफिल और पीएचडी जो है डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में पूरी की, और एमफिल के दौरान डिस्टिंक्शन भी प्राप्त की। यूनिवर्सिटी कलर उनको क्विज में 1991-92 में प्राप्त है। रिसर्च गाइड के अंतर्गत उन्होंने 6 स्टूडेंट्स को अभी तक पीएचडी कराई है और 5 स्टूडेंट्स को एमफिल कराने का सौभाग्य उनको प्राप्त है। इसके अलावा उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पे भी बहुत सारे पेपर्स अपने कंट्रीब्यूट किए हैं। डॉक्टर महेंद्र सिंह जी जनवरी 1997 से दयानंद कॉलेज हिसार से जुड़े हैं, और इन बिटवीन जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि वो एक चेयरमैन और फाउंडर भी रहे डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री CDLU सिरसा के। तो वहां उन्होंने नवंबर 2019 से नवंबर 2020 तक लगभग 13 महीने जो है ये पद संभाला है, और उन्होंने पुस्तकें भी लिखी हैं जो कि लगभग 6 के करीब हैं। उनमें से कुछ पुस्तकें भारत यूरोपियन यात्रियों की दृष्टि से, हरियाणा में 1857, जन विद्रोह, दमन और लोक चेतना, विरासत, स्वतंत्रता सेनानी भगत रामेश्वर दास,
हिसार फिरोजा इतिहास के झरोखों से, तो ये इनकी प्रमुख पुस्तकों में है। इसके अलावा रिसर्च पेपर जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में है, लगभग 70 के करीब उनके प्रकाशित हुए हैं। हरियाणा एनसाइक्लोपीडिया जो विश्वकोश है उसमें भी उन्होंने 4 अपने पेपर दिए हैं। वो लाइफ मेंबर हैं इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के, और इसके अलावा इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के 7 सेशंस में उन्होंने भाग भी लिया है, अपने पेपर प्रस्तुत किए हैं। बहुत सारे सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस जो कि लगभग 35 के करीब हैं, उसमें भी उन्होंने निरंतर भाग लेकर के अपना योगदान दिया है। उनका कंट्रीब्यूशन भी उपलब्धियों से भरा है कॉलेज में, और वो कोऑर्डिनेटर रहे हैं 6 राष्ट्रीय सेमिनार जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट ने वहां आयोजित किए। उसके अलावा बच्चों को बताना चाहूंगा कि डीएन कॉलेज में सर ने एक म्यूजियम भी स्थापित कर रखा है, और बहुत सारे उसमें आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स हैं जो मैंने देखे भी है। तो कभी आपको हिसार जाने का मौका मिले तो डीएन कॉलेज में विजिट करके वो म्यूजियम आप देख सकते हैं। बहुत सुंदर है और बहुत सारी मेहनत करके उन्होंने हरियाणा से रिलेटेड सभ्यता संस्कृति से रिलेटेड चीजें उसमें रखी हुई है। इन्होंने सर ने 2 माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट यूजीसी के अंतर्गत भी कंप्लीट किए हैं, और उसके अलावा एनएसएस के ये प्रोग्राम ऑफिसर भी लगातार 7 साल तक रहे हैं। अवार्ड्स और ऑनर्स जो है लगभग 6 के करीब उनको अपने कैरियर में 24 साल का जो टीचिंग का इनका अब तक रहा उसमें मिले हैं, जिसमें श्री जय नारायण वर्मा अवार्ड 2020 में, इन्हें शहीद राजपाल डीएवी लिटरेरी अवार्ड 2008 में, वाइस प्रेसिडेंट अवार्ड फॉर सोशल सर्विस, बेस्ट टीचर अप्रिशिएशन अवार्ड जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हिसार ने उनको 2006 में दिया। इसके अलावा उनको समय समय पर बेस्ट यूथ अवार्ड और स्पेशल अवार्ड भी मिले हैं जो कि 1996 और 2007 में है। रिसोर्स पर्सन के रूप में भी इन्होंने अपनी टॉक्स दी हैं यूनिवर्सिटीज में भी, कॉलेजेस में भी, जो कि लगभग 75 के करीब रही हैं। दूरदर्शन केंद्र हिसार में भी 29 बार अपनी टॉक दे चुके हैं। ऑल इंडिया रेडियो हिसार पर, आर्काइव डिपार्टमेंट हिसार डिवीजन हिसार में भी 10 बार उन्होंने अपना योगदान दिया है टॉक्स के द्वारा। गांधी अध्ययन केंद्र सर्वोदय भवन हिसार में जो है उसमें 60 टाइम्स उन्होंने इस गांधी अध्ययन केंद्र में अपना योगदान दिया है, टॉक्स दी। नेहरू युवा केंद्र में भी 27 बार टॉक्स दे चुके हैं। तो यह निश्चित रूप से हम सौभाग्यशाली हैं कि डॉक्टर महेंद्र सिंह जी ने हमारी विनती स्वीकार की और आज अग्रवाल कॉलेज के विद्यार्थियों को भी अपने अनमोल वचनों से जो है लाभान्वित किया। उसके अलावा स्टूडेंट लाइफ के रूप में भी उनको बहुत सारी उपलब्धि हासिल है। उनको यूनिवर्सिटी कलर क्विज में जैसे बात कर रहा हूँ 1991-92 में, स्टेट लेवल क्विज में भी वो सेकंड रहे 1992-93 में, और एनएसएस मेरिट सर्टिफिकेट 7 साल जैसे बात कर रहा हूँ कि वो प्रोग्राम ऑफिसर भी रहे अपने महाविद्यालय में। तो निश्चित रूप से डॉक्टर महेंद्र सिंह सर ने बहुत सारी उपलब्धियां एज ए छात्र और एज ए शिक्षक अपने जीवन में प्राप्त किए, और हम सर आपको बधाई देते हैं सभी मिलकर के, और कामना करते हैं कि ये उन्नति आपकी आगे भी अपने शिक्षण कार्य में बरकरार रहे। तो इसके साथ ही में ओवर टू डॉक्टर सुप्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जयपाल सिंह सर। मैं अनुरोध करूंगी अब डॉक्टर सुरुचि शर्मा मैम जी आपसे, मैम आप अपने विचार हमारे विद्यार्थियों से साझा करें। ओवर टू यू डॉक्टर सुरुचि शर्मा मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सुप्रिया। आदरणीय डॉक्टर कृष्णकांत प्रिंसिपल अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़, डॉक्टर विक्रमजीत सिंह प्रिंसिपल डीएन कॉलेज हिसार, डॉक्टर जयपाल सिंह इतिहास विभाग के अध्यक्ष अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़, मेरे कलीग, मेरे सहयोगी डॉक्टर महेंद्र सिंह, आज के हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर सुप्रिया ढांडा। तो आज का ये जो हमारा विषय है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इस विषय पर जो आज व्याख्यान दिया गया है डॉक्टर महेंद्र सिंह के द्वारा, उसके बाद तो शायद इस विषय पर अब कुछ रह ही नहीं गया है जो कि मैं ऐड ऑन कर सकूं। सभी तथ्यों के साथ इन्होंने जो कुछ भी हमारे सामने रखा है वो अपने आप में उसकी महत्वता को बढ़ा देता है। और दक्षिण हरियाणा या हम पूरे हरियाणा की भी बात करेंगे तो हरियाणा का योगदान कभी भी किसी भी रूप में कम नहीं है, लेकिन इसको बस हमें लोगों के सामने लाने की जरूरत है, जो इस तरह के व्याख्यानों के द्वारा हम ला सकते हैं। तो आज का ये व्याख्यान हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि दक्षिण हरियाणा, जिसको कि हमेशा हम निग्लेक्टेड फील करते हैं ऐसा कि रहा है, तो उसमें जो योगदान है राजा नाहर सिंह का,
और उनका जो बलिदान है उसको हमें याद रखना है। उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है उसमें बड़े ही अग्रणी भूमिका जो है निभाई थी, और उस भूमिका को जिस तरह से प्रस्तुत किया गया है आज, वो अपने आप में ही मतलब एक उदाहरण है लोगों के लिए कि किस तरह से हरियाणा में या आप कह सकते हो कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है उनकी जो भूमिका है उसको किसी भी तरह से हम कम नहीं आंक सकते। वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिल्ली की सुरक्षा, दिल्ली की रक्षा, इस तरह से जो उन्होंने की, उनके प्राणों का जो बलिदान दिया, वो हम बिल्कुल भी भुला नहीं सकते। और बस अब मैं यहीं पर अंत करूंगी, क्योंकि जितना बोल दिया गया है उसके बाद तो अब कोई भी पहलू जो है वो बाकी नहीं रहा है। सो थैंक यू वेरी मच आप सभी का कि इस तरह की हमने मिलकर जो इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, और आगे भी हमें इस तरह की संगोष्ठी जो है उनका आयोजन करना है, ताकि हम और भी ज्यादा बच्चों के सामने या लोगों के सामने, अपने समाज के सामने ला सके कि हरियाणा का योगदान को कम नहीं आंकना है हमें। हरियाणा के योगदान बहुत ही ज्यादा है, बस लोगों के सामने लाने की इसको जरूरत है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुरुचि शर्मा मैम। बहुत कम शब्दों में बहुत सुंदर बात आपने कही कि दक्षिण हरियाणा का जो योगदान है उसको कहीं भी कम ना समझा जाए और इसको दरकिनार ना करके इसको लोगों को, समाज के सामने इसको लाने की आवश्यकता है। बहुत बहुत आभार डॉक्टर सुरुचि शर्मा मैम आपका। और वेबिनार की इस अंतिम कड़ी में जो धन्यवाद ज्ञापन की जो जिम्मेदारी मुझे मिली है उसका निर्वहन करते हुए मैं सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी दोनों महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय डॉक्टर विक्रमजीत सिंह सर और डॉक्टर किशन कांत गुप्ता सर का, जिनके सद्प्रेरणा के बिना इस वेबिनार के आयोजन की कल्पना भी संभव नहीं थी। तो बहुत बहुत आभार। मैं आभार प्रकट करना चाहूंगी हमारे आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर महेंद्र सिंह सर, बहुत बहुत आभार आपका। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी डॉक्टर सुरुचि शर्मा मैम का, आप हमसे जुड़ी, अपने विचार आपने हमसे साझा किए। धन्यवाद की कड़ी में मैं इस वेबिनार के संयोजक डॉक्टर जयपाल सिंह सर, इतिहास विभागाध्यक्ष सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपका पूरा सहयोग मुझे हर कार्यक्रम में मिलता है, बहुत बहुत आभार आपका। और सबसे बड़ा आभार हमारे प्यारे बच्चों का, जिनके जुड़े बिना ये वेबिनार का आयोजन सफल हो ही नहीं सकता था। तो प्यारे बच्चों का भी बहुत बहुत आभार। आप सभी का इस वेबिनार से जुड़ने के लिए, इसमें भाग लेने के लिए हार्दिक आभार। और मैं अनुरोध करूंगी अब कि इस कल्याण मंत्र के द्वारा आज के इस वेबिनार का समाप्ति की जाए। ओवर टू यू सर, डॉक्टर जयपाल सिंह सर। ओके। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। थैंक यू सर, आपने बहुत कीमती समय दिया सर आज हमें, और बच्चे जुड़े रहे। सभी पार्टिसिपेंट्स, स्टूडेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुरुचि शर्मा जी, मैडम सुप्रिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसकी साथ ही अनुमति आज की इस तरंगोष्ठी को समाप्त करने की आपसे सर। आप सभी का आभार कि आपने इतना अच्छा आयोजन किया, और उम्मीद करेंगे कि ये जो सहयोग का सिलसिला है और आगे बढ़े और हम और अच्छी तरह से काम करते हुए अपने विषय को और जो संबंधित संदर्भ है उसको और ज्यादा चर्चित करें। डेफिनेटली सर, राइट सर, ओके, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके मैडम।